हेलो फ्रेंड्स, मैं अमरेंद्र कुमार। वेलकम टू एजी पॉइंट। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं एसपीटी सामान्य विज्ञान में मॉडल सेट नंबर 7। इसके पहले मैंने आपको छठा मॉडल सेट नंबर पढ़ा दिया हूँ, उसका सॉल्व करा चुका हूँ, जो आप लोगों ने बहुत अच्छा से उसको सॉल्व किया। आइए स्टार्ट करते हैं मॉडल सेट नंबर 7 में कि इसमें आखिर कौन कौन सा क्वेश्चन है, ठीक ना। इसमें 1 नंबर में हम देखते हैं कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। समझिएगा, 1 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है। समझिएगा, जीव विज्ञान का जनक किसे माना जाता है ना, किसे माना जाता है। समझिएगा, जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है वह आपको अरस्तु को माना जाता है ना। जीव विज्ञान का जो जनक माना जाता है वह अरस्तु को माना जाता है। अब थोड़ा समझ लेते हैं जीव विज्ञान के प्रमुख शाखाओं और उनके जनक को देख लेते हैं। जीव विज्ञान है, उस जीव विज्ञान के प्रमुख ब्रांच और उनके फादर को देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है। तो चलिए एक एक करके देख लेते हैं कि किस जीव विज्ञान के किस ब्रांच का जनक किसे माना जाता है। समझिएगा, 1 नंबर में है आपको जंतु विज्ञान है ना। जंतु विज्ञान के जो जनक है वह आपको अरस्तु है ना, अरस्तु है। 2 नंबर में है आपको वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वो आपको थियोफ्रेस्टस है ना, थियोफ्रेस्टस है। इसी तरह 3 नंबर में है आपको आधुनिक वनस्पति विज्ञान है ना, आधुनिक वनस्पति विज्ञान है ना। आधुनिक वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वह आपको लिनियस है ना, लिनियस है। उसके बाद 4 नंबर में है आपको यूजेनिक्स का जो जनक है, यूजेनिक्स के जो जनक है वो आपको एफ गॉल्टन है ना, एफ गॉल्टन है। उसके बाद 4 नंबर में है आनुवांशिकी का जनक। समझिएगा, आनुवांशिकी का जो जनक है वो आपको ग्रेगर जॉन मेंडल है ना। आपको आनुवांशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल है। उसके बाद 5 नंबर में आपको आधुनिक आनुवांशिकी है ना। आपको आधुनिक आनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स, ये जेनेटिक्स हो गया आपको मॉडर्न जेनेटिक्स के जो जनक हैं वो आपको टी.एच. मॉर्गन है। उसके बाद 6 नंबर में है वर्गीकी, जिसे टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है, टेक्सोनॉमी है ना। इसका जो जनक है आपको लिनियस है ना। उसके बाद 7 नंबर में है आपको कोशिका विज्ञान का जो जनक है वह आपको रॉबर्ट हुक है। उसके बाद 8 नंबर में है आपको जीवाणु विज्ञान का जो जनक है वह आपको लीवेनहॉक है, लीवेनहॉक। उसके बाद 9 नंबर में है सूक्ष्म जीव विज्ञान है ना, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जो जनक हैं वो आपको लुई पाश्चर है ना। उसके बाद 10 नंबर में है आपको औतिकी यानी हिस्टोलॉजी के जो जनक है वो आपको
मार्सेली मेलपीजी हैं, मार्सेली मेलपीजी हैं। उसके बाद 11 नंबर में है आपको कवक विज्ञान, कवक विज्ञान। कवक विज्ञान का जो जनक है वह आपको माइकेली हैं, आपको माइकेली हैं। उसके बाद आपको 12 नंबर में है भारतीय कवक विज्ञान, है ना, भारतीय कवक विज्ञान। भारतीय कवक विज्ञान का जो जनक है वो आपको ईजे बुटलर है, ईजे बुटलर, ईजे बुटलर है ना। उसके बाद आपको 13 नंबर में है आपको भारतीय शैवाल विज्ञान, भारतीय शैवाल विज्ञान। समझिएगा, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक है वह आपको MOA अयंगर है, MOA अयंगर है, MOA अयंगर है ना। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते चलेंगे। फिर समझिएगा, जंतु विज्ञान का जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान का जनक थियोफ्रेस्टस, आधुनिक वनस्पति विज्ञान का लिनियस, यूजेनिक्स का जनक F गॉल्टन, जेनेटिक्स का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल, आधुनिक अनुवांशिकी यानी मॉडर्न जेनेटिक्स का जनक TH मॉर्गन, वर्गीकी यानी टेक्सोनॉमी का जनक लिनियस है ना। ये आपको प्रमुख जनक हैं। इसमें और भी आते हैं, वो देखिएगा, है ना। 13 नंबर में, 13 नंबर हो गया। 14 नंबर में, 14 नंबर है आपको प्रतिरक्षा विज्ञान, प्रतिरक्षा विज्ञान। प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक है वो आपको एडवर्ड जेनर है ना। प्रतिरक्षा विज्ञान का जो जनक एडवर्ड जेनर है। याद रखिएगा, ये जो एडवर्ड जेनर है इन्होंने चेचक का टीका का भी खोज किया था, है ना, चेचक का टीका का भी खोज किया था, है ना। उसके बाद 15 नंबर में है आपको उत्परिवर्तन का सिद्धांत, उत्परिवर्तन, उत्परिवर्तन का सिद्धांत, है ना। उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो दिया था इसका जनक है वह ह्यूगो डी ब्रीज हैं, ह्यूगो डी ब्रीज हैं, है ना, ह्यूगो डी ब्रीज हैं। उसके बाद 16 नंबर में है वह है आपको आधुनिक भ्रूण विज्ञान, आधुनिक भ्रूण विज्ञान। समझिएगा, आधुनिक भ्रूण विज्ञान, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जो जनक हैं वो आपको वान वेयर हैं, है ना, वान वेयर हैं। तो ये आपको प्रमुख जनक है। कोशिका विज्ञान का जनक रॉबर्ट हुक, जीवाणु विज्ञान का जनक लीवेनहॉक, सूक्ष्म जीव विज्ञान का जनक आपको लुई पास्चर, औतिकी का जनक आपको मार्सेली मेलपीजी, कवक विज्ञान का जनक माइकेली, भारतीय कवक विज्ञान का जनक ईजे बुटलर, भारतीय शैवाल विज्ञान का जनक MOA अयंगर है, और आपको प्रतिरक्षा विज्ञान का जनक एडवर्ड जेनर, उत्परिवर्तन सिद्धांत का जनक ह्यूगो डी ब्रीज, आधुनिक भ्रूण विज्ञान का जनक वान वेयर, और आपको 17 नंबर में भारतीय पारिस्थितिकी, है ना, भारतीय पारिस्थितिकी। इसके जो जनक हैं वो R मिश्रा है ना, आपको R मिश्रा है। तो ये आपको जीव विज्ञान के प्रमुख जनक है ना। ये आपको जीव विज्ञान के प्रमुख जनक और उन ब्रांच और उनके जनक हैं, ये आप याद रखेंगे। कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं 2 नंबर में। 2 नंबर जो क्वेश्चन है, चलते हैं 2 नंबर में। दूसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है। जो फोटोग्राफी में जो प्रयोग किया जाता है वो आपको ऑक्जेलिक अम्ल। 2 नंबर क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है ना।
कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? याद रखिएगा, फोटोग्राफी में आपको ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है ना? आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है ना? आपको ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, ये जो फोटोग्राफी में जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है, यह आपको फेरस ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है ना? इसका जो प्रयोग किया जाता है वो आपको फेरस ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। फिर समझिएगा, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अगर आ जाए कि ऑक्जेलिक अम्ल किस रूप में प्रयोग किया जाता है, तो ये जो ऑक्जेलिक अम्ल है आपको फेरस ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है ना? फोटोग्राफी में जो ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है वह फेरस ऑक्जेलेट के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब हम 3 नंबर में बात करते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? समझिएगा, डायनामाइट का प्रमुख अवयव, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? प्रमुख अवयव क्या है? समझिएगा, डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है? याद रखिएगा, डायनामाइट का जो प्रमुख अवयव है वो आपको नाइट्रोग्लिसरीन है ना? आपको नाइट्रोग्लिसरीन है। याद रखिएगा, आपको डायनामाइट का जो प्रमुख अवयव है वह नाइट्रोग्लिसरीन है। और याद रखिएगा, ये जो डायनामाइट है यह एक आपको विस्फोटक पदार्थ है ना? विस्फोटक पदार्थ है, जिसका खोज किसने किया था? आप लोग को मालूम होगा, इसका खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने, है ना? अल्फ्रेड नोबेल ने इनका खोज किया था। समझिएगा, ये जो नाइट्रोग्लिसरीन है, ये नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा के आधार पे ही डायनामाइट की प्रबलता निर्भर करती है ना? डायनामाइट में जितना आपको नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाएगा, जितना आपको नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाएगा उतना ही ज़्यादा यह खतरनाक या विस्फोटक होता है ना? जो नाइट्रोग्लिसरीन है, इसकी जो मात्रा होती है 20 होता है, 40 होता है, 60 होता है या 75 होता है। 20 के मात्रा में, 40 के मात्रा में, 60 के या 75 के मात्रा में ये नाइट्रोग्लिसरीन का जो प्रयोग किया जाता है वो डायनामाइट में किया जाता है। और जितनी नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा डायनामाइट में डाला जाएगा, मिश्रित किया जाएगा, उतना ही सबसे ज़्यादा खतरनाक होता जाता है ना? इस डायनामाइट जो विस्फोटक पदार्थ है, इसका खोज किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। और याद रखिएगा, वर्तमान में डायनामाइट में आपको नाइट्रोग्लिसरीन की जगह नाइट्रोग्लाइकोल का प्रयोग किया जा रहा है ना? आपको नाइट्रोग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। समझिएगा, वर्तमान में आपको नाइट्रोग्लिसरीन की जगह डायनामाइट में नाइट्रोग्लाइकोल का प्रयोग किया जाता है। अगर आ जाए क्वेश्चन कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है, तो नाइट्रोग्लिसरीन है, क्योंकि नाइट्रोग्लिसरीन की मात्रा पर ही डायनामाइट की प्रबलता निर्भर करती है। डायनामाइट का जो खोज किया था वो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और डायनामाइट में वर्तमान में नाइट्रोग्लिसरीन की जगह जो प्रयोग किया जा रहा है वह नाइट्रोग्लाइकोल को प्रयोग किया जा रहा है। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं चौथा नंबर। समझिएगा, चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको ये है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? समझिएगा, ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? चौथा नंबर जो क्वेश्चन है वह है ध्वनि यानी साउंड की चाल किस पर निर्भर करती है? किस पर निर्भर करती है? याद रखिएगा,
ध्वनि की जो चाल है वह माध्यम की प्रत्यास्थता है ना, ये आपको माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर निर्भर करती है ना, घनत्व पर निर्भर करती है। समझिएगा, ध्वनि की जो चाल है वह माध्यम की प्रत्यास्थता एवं घनत्व पर आपको निर्भर करती है, ये आप याद रखेंगे, सबसे इम्पोर्टेंट। अब समझते हैं कि ध्वनि क्या है। समझिएगा, ये जो ध्वनि है यह एक आपको अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है ना, अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। समझिएगा, ये आपको अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है। ये जो ध्वनि है ये आपको अनुदैर्घ्य यांत्रिक तरंग है, जिसका जो स्पीड होता है वह 20 हर्ट्ज से आपको 20,000 हर्ट्ज के बीच होता है ना। इसका जो स्पीड होता है वो आपको 20 हर्ट्ज से आपको 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है। समझिएगा, ध्वनि की जो चाल होता है यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब चलता है, ध्वनि का जो चाल होता है जब यह एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चलता है तो याद रखिएगा केवल इसका आपको चाल एवं तरंग बदलता है ना, आपको तरंग दैर्घ्य बदलता है इसके ध्वनि का। जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है, जब ध्वनि एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है तो केवल चाल एवं तरंग दैर्घ्य बदलता है ना, तरंग दैर्घ्य बदलता है। याद रखिएगा, इसकी आवृत्ति नहीं बदलती, यानी आवृत्ति नहीं बदलती है। याद रखिएगा, आवृत्ति नहीं बदलती है, यानी ध्वनि के चाल किसी माध्यम से चले, ध्वनि के जो माध्यम हो वह किसी माध्यम से गुजरे, आवृत्ति पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। पड़ता है तो किस पे पड़ता है? चाल पे और तरंग दैर्घ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है ना, चाल पे एवं तरंग दैर्घ्य पे इसका प्रभाव पड़ता है। फिर समझिएगा, ध्वनि एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में चलती है तब उसका जो प्रभाव पड़ता है वह चाल एवं तरंग दैर्घ्य पर पड़ता है, आवृत्ति पर नहीं पड़ता है। यानी ध्वनि का किसी माध्यम से गुजरने पर आवृत्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और याद रखिएगा, जो ध्वनि है वह सबसे अधिक आपको ठोस में चलती है, उसके बाद आपको द्रव में चलती है, उसके बाद आपको गैस में चलती है ना। जो सबसे अधिक जो ध्वनि की चाल होती है ठोस में होती है, उसके बाद द्रव में होती है, उसके बाद गैस में होती है ना। यानी ध्वनि जो सबसे अधिक तेज चलती है ठोस में, उसके बाद द्रव में, उसके बाद गैस में। याद रखिएगा, निर्वात में ध्वनि का चाल नहीं होता है ना, ध्वनि का चाल आपको निर्वात में नहीं, यानी निर्वात में ध्वनि नहीं गुजरती है, निर्वातों से ध्वनि नहीं गुजरती है। निर्वात मतलब स्पेस जहाँ पे वायु न हो। अब आते हैं कुछ विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के वेग को देख लेते हैं, है ना। कुछ अलग अलग माध्यम हैं, उन माध्यमों में ध्वनि के वेग को देख लेते हैं। यही सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछ देता है कि वायु का वेग क्या है, वायु में ध्वनि का वेग क्या है, तो ये जानना जरूरी है। तो समझिएगा, सबसे पहले विभिन्न माध्यमों में ध्वनि के वेग को यानी चाल को देखते हैं। विभिन्न माध्यमों में समझ लीजिएगा, यहाँ पे विभिन्न माध्यम में ध्वनि का चाल समझिएगा क्या है। एक नंबर हम देखते हैं आपको कार्बन डाइऑक्साइड। समझिएगा, कार्बन डाइऑक्साइड में जो ध्वनि का चाल होता है वो आपको 260 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद 2 नंबर में है आपको वायु में जो ध्वनि का वेग होता है वह 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद 3 नंबर में है आपको भाप में जो ध्वनि का चाल है वह आपको 405 मीटर प्रति सेकंड है। उसके बाद 4 नंबर में है एल्कोहल में जो ध्वनि का वेग है वो आपको 1213 मिनट प्रति सेकंड है।
उसके बाद आपको 5 नंबर में है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में जो आपको ध्वनि का वेग है वो आपको 1269 मिनट प्रति सेकेंड होता है ना। उसके बाद 6 नंबर में है आपको पारा। पारा में जो ध्वनि का वेग है वो आपको 1450 मीटर प्रति सेकेंड है। उसके बाद 7 नंबर में है जल। जल में जो ध्वनि का वेग है वो आपको 1483 मीटर प्रति सेकेंड है ना। उसके बाद 8 नंबर में आपको समुद्री जल। समुद्री जल समझिएगा, समुद्री जल में जो ध्वनि का वेग है वह 1533 मीटर प्रति सेकेंड है ना। उसके बाद 9 नंबर में है आपको लोहा। लोहा में जो आपको वेग है वो आपको 5130 मीटर प्रति सेकेंड। उसके बाद 10 नंबर में है आपको कांच। कांच में जो ध्वनि का वेग है वो आपको 5640 मीटर प्रति सेकेंड है। और 11 नंबर में है एल्यूमिनियम, है ना। एल्यूमिनियम समझिएगा, एल्यूमिनियम में जो सबसे अधिक ध्वनि का वेग है वो आपको 6420 मीटर प्रति सेकेंड है ना। ये आपको विभिन्न माध्यमों में चलने वाले स्पीड ऑफ साउंड है, स्पीड ऑफ साउंड है समझिएगा। कार्बन डाइऑक्साइड में 260 मीटर प्रति सेकेंड, वायु में 332 मीटर प्रति सेकेंड, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भाप में 405 मीटर प्रति सेकेंड, अल्कोहल में 1213 मीटर प्रति सेकेंड, हाइड्रोजन में 1269 मीटर प्रति सेकेंड, पारा में 1450 मीटर प्रति सेकेंड, जल में 1483 मीटर प्रति सेकेंड, समुद्री जल में 1533 मीटर प्रति सेकेंड, लोहा में 5130 मीटर प्रति सेकेंड, कांच में 5640 मीटर प्रति सेकेंड और एल्यूमिनियम में 6420 मीटर प्रति सेकेंड। यानी सबसे अधिक जो स्पीड ऑफ साउंड होता है वह एल्यूमिनियम में होता है ना। और सबसे ज़्यादा वायु आपको पूछा जाता है। तो ये आपको 4 नंबर था, इसके स्क्रीनशॉट आप लोग ले लेंगे, है ना। अब हम बात करते हैं 5 नंबर क्वेश्चन, समझिएगा। 5 नंबर क्वेश्चन है आपको, 5 नंबर क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, समझिएगा। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। 5 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है, किन किन क्रियाओं के द्वारा। यानी कहने का मतलब ये है कि इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया क्या है। तो समझिएगा, इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रियाओं में तीन क्रियाएं भाग लेती हैं। 1 नंबर में है आपको प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना। 2 नंबर में है आपको प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा नंबर में है आपको वर्ण विक्षेपण, है ना, वर्ण विक्षेपण। समझिएगा, आपको इंद्रधनुष के निर्माण में 3 प्रक्रियाएं भाग लेती है। पहला प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण। यानी इन 3 प्रक्रियाओं के द्वारा ही इंद्रधनुष का निर्माण होता है ना। इन तीनों प्रक्रियाओं के द्वारा आपको इंद्रधनुष का निर्माण होता है, जिनमें प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन भाग लेता है, प्रकाश का अपवर्तन की सहयोग होता है और वर्ण विक्षेपण होता है। और याद रखिएगा, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है, आपको हरा रंग होता है ना। इंद्रधनुष के बीच में हरा रंग होता है, याद रखिएगा। इसमें और एक समझ लीजिएगा, इसी से रिलेटेड है। आपको प्रकाश के प्रकीर्णन जो होता है वो उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है ना। प्रकाश का जो प्रकीर्णन होता है उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, समझ लीजिए। आपको प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तरंग
दैर्घ्य पर निर्भर करता है, तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है। और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण क्या होता है? आकाश कैसा दिखाई देता है? काला दिखाई देता है ना। आपको समुद्री जल कैसा दिखाई देता है? समुद्री जल आपको नीला दिखाई देता है। और आपको सूर्यास्त एवं सूर्योदय के समय सूर्य कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। तो समझिएगा, प्रकाश का प्रकीर्णन जो होता है उसके तरंग दैर्घ्य पर निर्भर करता है, और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण आकाश लाल काला दिखाई देता है, समुद्री जल नीला दिखाई देता है, और सूर्य आपको लाल दिखाई देता है ना। तो ये आपको प्रकाश का इंद्रधनुष के निर्माण की प्रक्रिया और प्रकाश प्रकीर्णन का निर्भरता है। अब हम बात करते हैं आपको 6 नंबर क्वेश्चन है, हीटर का तार बना होता है। समझिएगा, 6 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको हीटर का तार बना होता है। किसका बना होता है भाई? ये जो हीटर का जो तार बना होता है वह आपको नाइक्रोम का बना होता है ना। जो हीटर का जो तार बना होता है आपको नाइक्रोम का बना होता है। और याद रखिएगा, ये जो नाइक्रोम है ये आपको निकेल, ये जो नाइक्रोम है ये आपको निकेल एवं क्रोमियम का आपको मिश्र धातु है ना। मिश्र धातु है जिसका उपयोग आपको हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है ना। आपको हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है, जिसका उपयोग हीटिंग एलिमेंट बनाने में किया जाता है। ये जो हीटर है यह आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस है ना, प्लास्टर ऑफ पेरिस का बना होता है। जो आपको हीटर है ये आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना हुआ सर्पिलाकार होता है ना। ऐसे आपको हीटर ये बना होता है ना। ये जो प्लास्टर ऑफ पेरिस से बना होता है, और इसी में नाइक्रोम, जो निकेल एवं क्रोमियम का जो मिश्र धातु है, यह नाइक्रोम आपको लगाया गया रहता है। ये सर्पिलाकार तार लगाया गया रहता है ना, जो आपको विद्युत प्रवाह किए जाने पर यह ताप देता है, प्रकाश और ऊष्मा देता है ना। तो ये आपको हीटर है। जो हीटर का जो तार बना होता है वह नाइक्रोम का बना होता है, और जो नाइक्रोम है निकेल और क्रोमियम का ये आपको मिश्र धातु होता है ना। ये आपको मिश्र धातु होता है जो हीटिंग एलिमेंट बनाने में इसका उपयोग किया जाता है ना। तो ये आपको हीटर में प्रयोग किया जाने वाला तार था। अब हम बात करते हैं 7 नंबर, दिया सलाई बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? समझिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन है, दिया सलाई है ना। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? समझिएगा, दिया सलाई बनाने में आपको लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है ना। आपको लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। दिया सलाई बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है। अब 8 नंबर में बात करते हैं, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? समझिएगा, साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बताइए आप लोग जल्दी। साबुन बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? समझिएगा है ना। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है ना। सैपोनिफिकेशन, आपको सैपोनिफिकेशन कहा जाता है। साबुन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसे सैपोनिफिकेशन कहा जाता है ना। साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहा जाता है, याद रखिएगा है ना। दिया सलाई में दिया सलाई को बनाने में लाल फास्फोरस का प्रयोग किया जाता है, और आपको साबुन बनाने की प्रक्रिया में को आपको सैपोनिफिकेशन कहा जाता है, ठीक ना।
अब हम बात करते हैं 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है कि हार्मोन क्या है, हार्मोन का कार्य क्या है। समझिएगा, हार्मोन का कार्य क्या है। हार्मोन, ये 9 नंबर है आपका। हार्मोन का कार्य क्या है। हार्मोन का कार्य क्या है, समझिएगा। हार्मोन का कार्य क्या है। जो हार्मोन का कार्य है वह सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना होता है ना। जो हार्मोन है यह सभी प्रकार के, आपको सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। याद रखिएगा, जो हार्मोन होता है वह सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। और ये जो हार्मोन है शरीर में, मानव शरीर में लगभग 50 से अधिक हार्मोन पाया जाता है। 50 से अधिक हार्मोन पाया जाता है ना। 50 से अधिक हार्मोन पाया जाता है जो एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाता है ना। आपको एक अंग से दूसरे अंग में आपको पहुंचाता है ना, पहुंचाता है। इसलिए इसे केमिकल मैसेंजर के नाम से भी जाना जाता है ना। इसे शरीर का केमिकल मैसेंजर, हार्मोन को आपको शरीर का केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक दूत के नाम से भी इसे जाना जाता है ना। रासायनिक दूत के नाम से भी इसे जाना जाता है। रासायनिक दूत के नाम से जाना जाता है। हार्मोन को आपको रासायनिक दूत के नाम से भी जाना जाता है। इसका खोज किसने किया था। इसका खोज किया था आपको E.H. स्टर्लिंग ने, है ना। इसका खोज किया था आपको E.H. स्टर्लिंग ने आपको 1905 में खोज किया था। समझिएगा, हार्मोन का जो खोज किया था वो आपको E.H. स्टर्लिंग ने 1905 में इसे खोज किया था। 1905 में इसका खोज किया था। समझिएगा फिर से, हार्मोन का जो कार्य है वह सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। यह जो हार्मोन है शरीर में 50 से अधिक हार्मोन होता है। 50 से अधिक हार्मोन होता है जो एक अंग से दूसरे अंग में पहुंचाता है। इसलिए हार्मोन को शरीर का केमिकल मैसेंजर यानी रासायनिक दूत के नाम से भी जाना जाता है। और हार्मोन का जो खोज किया था वह E.H. स्टर्लिंग ने 1905 में किया था, है ना। हार्मोन का जो खोज किया था वह E.H. स्टर्लिंग ने किया था 1905 में। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 10 नंबर में। 10 नंबर है वो है तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या है। समझिएगा, तंत्रिका तंत्र का 10 नंबर है आपको। तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या है। समझिएगा, आपको इकाई क्या है। जो तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक जो इकाई है वो आपको न्यूरॉन है ना। न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका है, याद रखिएगा, तंत्रिका कोशिका है। ये जो तंत्रिका कोशिका है यह तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का एक आपको उत्तेजनीय कोशिका है। उत्तेजनीय, ये आपको उत्तेजनीय कोशिका है ना। उत्तेजनीय कोशिका है जो आपको
जो मस्तिष्क को सूचना प्रदान करता है ना, ये जो मस्तिष्क को सूचना प्रदान करता है, समझिएगा, ये जो मस्तिष्क को सूचना प्रदान करता है। फिर समझिएगा, तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक तथा क्रियात्मक जो इकाई है वह न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका है। जो तंत्रिका कोशिका है यह तंत्रिका तंत्र का उत्तेजनीय कोशिका है जो मस्तिष्क को सूचना प्रदान करता है। मस्तिष्क को सूचनाओं का आदान प्रदान करता है, वो विश्लेषण करता है। ये कह सकते हैं इस तरह से, जो तंत्रिका कोशिका है यानी न्यूरॉन है, यह आपको मस्तिष्क को सूचना का आदान प्रदान करता है, मस्तिष्क से सूचना का आदान प्रदान करता है और उसका विश्लेषण करता है। इसका जो खोज किया था आपको हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने, है ना। ये आपको न्यूरॉन का जो खोज किया था हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने इसका खोज किया था, है ना। इसका जो खोज किया था इसका खोज किया था हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने, है ना। ये इनका खोज किया था। समझिएगा फिर से, आपको तंत्रिका तंत्र का रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई आपको न्यूरॉन अर्थात तंत्रिका कोशिका है। तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का उत्तेजनीय कोशिका है जिसका मुख्य कार्य आपको मस्तिष्क से सूचनाओं का आदान प्रदान करना या विश्लेषण करना होता है। और इसका जो खोज किया था आपको हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने किया था, है ना। इसका जो खोज किया था वह हेनरिक विल्हेम वाल्डेयर ने आपको तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक या रचनात्मक इकाई अर्थात न्यूरॉन का खोज किया था, है ना। ये आपका हो गया। अब हम बात करते हैं 11 नंबर, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन सा है। समझिएगा, 11 नंबर, भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस, याद रखिएगा, भारत में खोजा गया जो प्रथम कंप्यूटर वायरस है वह सी ब्रेन है ना। आपको सी ब्रेन है, याद रखिएगा। भारत में खोजा गया पहला जो कंप्यूटर वायरस है वह सी ब्रेन है ना। उसके बाद हम 12 नंबर में बात करते हैं। 12 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि सुहाग का रासायनिक नाम क्या होता है। समझिएगा, सुहागा का रासायनिक नाम क्या है। समझिएगा, सुहागा का जो रासायनिक नाम है वो आपको बोरेक्स है ना, बोरेक्स है। याद रखिएगा, सुहागा का जो रासायनिक नाम है वो आपको बोरेक्स है ना। सुहागा का जो रासायनिक नाम है वो आपको बोरेक्स है। अब हम बात करते हैं आपको 13 नंबर क्वेश्चन है, आपको मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है। समझिएगा, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, 13 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग क्या है। समझिएगा, मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग होता है वो आपको सेरेब्रम होता है ना, सेरेब्रम होता है। समझिएगा, सेरेब्रम होता है ना, ये मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। और याद रखिएगा, इसी सेरेब्रम के माध्यम से हम स्वैच्छिक क्रियाएं करते हैं, यानी इसी के माध्यम से हम अपने हाथों को हिलाते हैं, इशारा कर आँखों को हिलाते हैं या पैरों को चलाते हैं या अपने इच्छाओं को पूरा करते हैं। या आपको सेरेब्रम से इच्छाओं के आधार पे हम शरीरों को जो हिलाते डुलाते हैं वो आपको सेरेब्रम के माध्यम से ही करते हैं, जो आपको मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है ना। मस्तिष्क का ही आपको सबसे बड़ा भाग है। उसके बाद हम बात करते हैं 14 नंबर में। समझिएगा, 14 नंबर जो क्वेश्चन है वह एक लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। समझिएगा, 14 नंबर है लैक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती हैं। क्या स्रावित करती हैं? क्या करती है जी?
ये जो लैक्रिमल ग्रंथियां हैं ये आपको आंसू को स्रावित करती है ना, आपको आंसू को स्रावित करती हैं। जो लैक्रिमल ग्रंथियां हैं ये आपको आंसू को स्रावित करती हैं। उसके बाद 15 नंबर है समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र क्या है, समझिएगा। समुद्र की गहराई मापने वाला यंत्र कौन सा है भाई? जो समुद्र की गहराई मापा जाता है वो आपको फैदोमीटर से मापा जाता है ना, आपको फैदोमीटर से मापा जाता है। और याद रखिएगा 1 फैदम बराबर कितना होता है? 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है ना। 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। याद रखिएगा समुद्र की जो गहराई मापी जाती है वह फैदोमीटर से मापी जाती है और 1 फैदम बराबर 6 फीट होता है। अगर दूसरा क्वेश्चन आ जाए कि समुद्र में निमज्जित वस्तुओं को पता किससे लगाया जाता है ना। वस्तु को पता किससे लगाया जाता है? तो समझिएगा वो आपको सोनार है ना, आपको सोनार से पता लगाया जाता है। समुद्र में डूबी हुई वस्तुओं का जो पता लगाया जाता है वो आपको सोनार से लगाया जाता है। कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं आपको 16 नंबर है कि प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? समझिएगा प्रकाश के तरंग का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो आपको प्रकाश के तरंग का प्रतिपादन तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन, समझिएगा तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, है ना। आपको प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? समझिएगा प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपको न्यूटन ने किया था, आइजक न्यूटन, है ना। आपको आइजक न्यूटन ने किया था, है ना। जो प्रकाश के तरंग सिद्धांत का जो प्रतिपादन किया था वो आपको आइजक न्यूटन ने किया था। याद रखिएगा इनका जन्म आपको 1643 में आपको ब्रिटेन में हुआ था, है ना। 1643 में ब्रिटेन में हुआ था और इनको जो मृत्यु हुई थी वह 1627 में जर्मनी में हुई थी। तो याद रखिएगा ये आपको इनका जन्म ब्रिटेन में हुआ था लेकिन ये जर्मनी के नागरिक थे, है ना। ये आपको जर्मनी के नागरिक थे। जन्म इनका ब्रिटेन में हुआ था लेकिन जर्मनी में इनकी मृत्यु हुई थी, यानी जर्मनी के नागरिक थे। इन्होंने याद रखिएगा इन्होंने जो गति के 3 नियम दिया था, गति के 3 नियम, है ना। एक तो आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। पहला आपको गुरुत्वाकर्षण का नियम का प्रतिपादन किया था, है ना। गुरुत्वाकर्षण के नियम का प्रतिपादन किया था। और दूसरा आपको इन्होंने गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था, है ना। 3 नियम का प्रतिपादन किया था। तो समझिएगा प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन आइजक न्यूटन ने किया था जिनका जन्म 1643 में ब्रिटेन में हुआ था, लेकिन 1727 में गलती लिख दिया था। 1727 में इनका जो मृत्यु हुई थी जर्मनी में हुई थी, यानी जर्मनी के नागरिक थे। और इन्होंने प्रकाश के तरंग सिद्धांत के अतिरिक्त इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम का दिया था और गति के 3 नियम का प्रतिपादन किया था, है ना। कौन? तो आइजक न्यूटन ने, है ना। अब हम बात करते हैं 17 नंबर जो क्वेश्चन है वह एक थर्मामीटर के आविष्कारक कौन थे? समझिएगा थर्मामीटर का आविष्कारक 17 नंबर है आपको थर्मामीटर का आविष्कारक कौन थे? समझिएगा थर्मामीटर का जो आविष्कारक थे वह आपको फ़ारेनहाइट थे, है ना। फ़ारेनहाइट थे, समझिएगा फ़ारेनहाइट। हालांकि थर्मामीटर के आविष्कारक में अलग अलग वैज्ञानिकों का भी नाम होता है, जैसे गैलीलियो का भी नाम आता है ना। लेकिन जो स्पष्ट रूप से
पहला जो मरकरी इन्होंने जो पहला मरकरी थर्मामीटर का यूज किया था वो आपको फ़ारेनहाइट ने ही किया था, है ना। पहला मरकरी थर्मामीटर, है ना, थर्मामीटर का जो मैं आविष्कार किया था वो आपको फ़ारेनहाइट ने ही किया था। याद रखिएगा, ये जो आविष्कार किया था इन्होंने 1714 में किया था। तो समझिएगा, थर्मामीटर का आविष्कार फ़ारेनहाइट ने, इन्होंने पहला मरकरी थर्मामीटर का आविष्कार किया था 1714 ईस्वी में किया था। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं आपको 18 नंबर जो क्वेश्चन है वह ये है कि सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है। समझिएगा, सबसे शुद्ध लोहा 18 नंबर, सबसे शुद्ध लोहा कौन सा होता है। शुद्ध लोहा कौन सा होता है बताइए आप लोग। सबसे शुद्ध लोहा जो होता है वह पिटवा लोहा होता है ना। आपको पिटवा लोहा होता है, याद रखिएगा। पिटवा लोहा में कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है ना। आपको कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है ना, न्यूनतम होती है। याद रखिएगा, जो कार्बन की मात्रा होती है पिटवा लोहा में वह न्यूनतम होती है। अब हम बात करते हैं 19 नंबर, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। समझिएगा, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। 19 नंबर आपको क्वेश्चन है, कौन सा प्रोटीन, क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। आपको कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। समझिएगा, कौन सा प्रोटीन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। समझिएगा, वो आपको है फाइब्रिनोजेन, है ना, फाइब्रिनोजेन, है ना। ये जो फाइब्रिनोजेन है, यह जो प्रोटीन है ये रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है ना। ये आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। याद रखिएगा, ये जो आपको ग्लाइकोप्रोटीन जो फाइब्रिनोजन है, ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में लीवर में उत्पन्न होता है ना। ये जो फाइब्रिनोजन है ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में प्रोटीन के रूप में आपको कहाँ पे उत्पन्न होता है, लीवर में उत्पन्न होता है। समझिएगा, उत्पन्न होता है, जो रक्त के थक्का बनाने में मदद करता है। फिर समझिएगा, प्रोटीन जो फाइब्रिनोजेन है ये आपको ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में लीवर में उत्पन्न होता है ना। कहाँ पे उत्पन्न होता है, लीवर में उत्पन्न होता है। और जो फाइब्रिनोजेन है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। लेकिन अगर आ जाए क्वेश्चन कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, तो आपको विटामिन के हो जाएगा, है ना। विटामिन के ये भी आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है, रक्त का थक्का बनाने में आपको मदद करता है। जो विटामिन के है यह रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो समझिएगा, प्रोटीन की बात है तो फाइब्रिनोजेन जो लीवर में उत्पन्न होता है ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में, और यह आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। और विटामिन के ये आपको रक्त का थक्का बनाने में मदद करता है। तो ये प्रोटीन और ये विटामिन है। कंप्लीट। अब हम बात करते हैं 20 नंबर जो क्वेश्चन है वह है कि टिटनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। समझिएगा, 20 नंबर क्वेश्चन है, टिटनस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, कौन सा अंग प्रभावित होता है। समझिएगा, टिटनस द्वारा शरीर का आपको तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है ना। तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है। और टिटनस जो होता है वह आपको क्लास्ट्रियम टिटेनी नामक जीवाणु से होता है ना। क्लास्ट्रियम
क्लास्ट्रियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। जो टिटनस होता है वो आपको क्लास्ट्रियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। तो समझिएगा, टिटनस द्वारा शरीर का तंत्रिका तंत्र अर्थात नर्वस सिस्टम प्रभावित होता है, और जो टिटनस होता है वह क्लास्ट्रियम टिटैनी नामक आपको जीवाणु से होता है, क्लास्ट्रियम टिटैनी नामक जीवाणु से होता है। तो ये था आपको मॉडल सेट नंबर 7, है ना। ये था आपको मॉडल सेट नंबर 7। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्लास आप लोग को पसंद आए होंगे, और पसंद आता है क्लास, अच्छा समझ में आता है तो ज़रूर आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, और अपने दोस्तों में शेयर और सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। मैं प्रयास करूंगा कि 15 दिसंबर तक आपको पूरे साइंस को कंप्लीट करा दूं। ये जितने भी हैं SPD के जितने भी साइंस है इसको कंप्लीट करा दूं, है ना। और कंप्लीट कराने के बाद मैं आपको SPD का सामान्य विज्ञान लेकर आऊँ। मेरे ऊपर भरोसा कीजिए, एग्जाम तक मैंने पूरा GK और साइंस पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगा, ये मेरा गारंटी है। मेरे ऊपर छोड़िए आप लोग, ठीक ना। तो रहने देते इतना ही, फिर हम नेक्स्ट कोई मॉडल सेट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।